20-20 पार्टियां, 30-30 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं जाती? और इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इनसे बात करता? क्या मतलब है बात ना करने का? अरे अब भाई, बात इलेक्शन कमीशन, एक मिनट, इलेक्शन कमीशन का आलम यह है कि 2 चिट्ठी मेरे पास है जो जयराम रमेश ने लिखी, कांग्रेस के नेता हैं, चुनाव आयोग से वक्त मांग रहे हैं, उन्हें वक्त नहीं मिल रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से उनसे वक्त मांगा गया, उन्हें वक्त नहीं दिया जा रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि आप हमें वक्त दीजिए, हमारी जो आशंकाएं हैं उसको दूर कीजिए। चुनाव आयोग वक्त नहीं दे रहा। ये अलग बात है कि जयराम रमेश की दूसरी चिट्ठी का जवाब ये चुनाव आयोग ने जवाब के तौर पर 9 पन्ने लिखकर भेज दिए। जयराम रमेश फिर कह रहे हैं कि इनमें उन सारे सवालों का जवाब नहीं है। कि मेरे मुंह से ये सुन के सुबह इलेक्शन कमीशन को अच्छा नहीं लगेगा। मैं इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज करना पसंद भी नहीं करता, लेकिन मुझसे कई सारे लोग सवाल करते हैं कि आप होते तो क्या करते। मैं फौरन इनको टाइम देता, और मुझे यकीन है कि उन्हीं जयराम रमेश को इनके दोनों लेटर का ऐसा फुल प्रूफ जवाब देता कि वो शुक्रिया करते हुए जाते। अगर ईवीएम और वीवीपैट पर भरोसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को भरोसा करने वाले राजनीतिक दल हैं और बार बार चिट्ठी लिख रहे, सवाल उठा रहे, तो उस भरोसे को कैसे बहाल किया जाए? और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है या नहीं? इलेक्शन कमीशन की नहीं तो किसकी है? इलेक्शन कमीशन ही की जिम्मेदारी है कि एक ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल इलेक्शन करना इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैंडेट है। मुझको आज तक गाली पड़ती रहती है कि आप ईवीएम को डिफेंड करते हो, आप ईवीएम को डिफेंड करते हो। तो किस लैंग्वेज में लोग बात करते हैं? मेरे वक्त में तो नहीं करते थे, जब मैं एक्चुअली ईवीएम का इंचार्ज था उस वक्त तो नहीं करते थे। आज ऐसे ईवीएम डिफेंड करने पे मुझको गाली क्यों पड़ती है? क्योंकि जनता में ट्रस्ट जाने लग गया। जो लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, या ऐसे कुछ एक्टिविस्ट एडवोकेट जो बीते 1 महीने से कभी प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी डमी ईवीएम या वीवीपैट के साथ डेमो कर रहे हैं, कभी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, कभी कुछ, इन सब लोगों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन हमें 20 या 10 या 50 ईवीएम दे और हम उसको हैक करके दिखाएंगे, हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे और ये ईवीएम हैक करने का मौका दे हमें इलेक्शन कमीशन। अगर आप चुनाव आयुक्त होते, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो क्या आप वो मौका देते उनको और कहते हाँ आओ हैक करो? पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं इलेक्शन में। वोटर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वो अगर मिलना चाहते हैं तो उनको टाइम न देना अनपार्डनेबल है। बिल्कुल आके जी हमने चिट्ठी लिख दी, या 6 महीने पहले लिखी थी या 2 साल पहले। अरे भाई 6 महीने पहले उन्होंने शिकायत की थी, आपने डिस्पोज कर दिया, अब दोबारा कुछ और शिकायत करें, दोबारा सुनिए। काम क्या है? तनख्वाह मिलती है। बिजी है किस चीज के लिए? बिजी है इन्हीं चीजों में तो बिजी होना चाहिए। किस चीज में बिजी है कि जी हमारे पास 25 पार्टियों से मिलने का टाइम नहीं है? नॉट एक्सेप्टेबल। अगर वो कहते हैं कि हर बूथ पर जितने भी बूथ है हर विधानसभा में, पूरे सूबे में हर पर्ची की गिनती हो, तो क्या आप ने कहा कि आप होते तो आप कर देते? तो उसमें 2 दिन 3 दिन लगेगा जैसे 30 साल पहले इलेक्शन होते थे। गलत। एक तो ये मैंने इसमें लिखा है कि अगर 100% गिनने पे भी मामला सुलझ जाता है और नेशन का ट्रस्ट आ जाता है तो मैं तो कहूंगा 100% गिन दो। और लेकिन 2-3 दिन लगेंगे, ये बिल्कुल मोहमल बात है, ये बकवास है। पहले बैलेट पेपर से जब काउंटिंग होती थी 3 दिन में नहीं होती थी, वो 1.5 दिन में। ये रात को मैं रिटर्निंग अफसर था जगह जगह, 11 बजे रात को, 12 बजे रात को, 3 बजे रात तक। वोटर वेरीफाइबल अभी फिलहाल क्या किया है कि जब आप बटन दबाएंगे तो प्रिंटर के ऊपर एक स्क्रीन पे आपका चुनाव कैंडिडेट आ जाएगा, 7 सेकंड तक रहेगा। तो वो 7 सेकंड में बहुत से लोग 7 सेकंड में वो नहीं देख पाते, क्योंकि जब आप एंटर करते हैं पोलिंग बूथ में, मैं भी जब करता हूँ, सीईसी ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी रहने के बाद मैं भी जब वोट देने जाता हूँ, मैं भी थोड़ा सा नर्वस होता हूँ वोट देते वक्त। और मैं स्ट्रेट अवे मेरी मशीन के ऊपर कि 7 सेकंड में पे निगाह डालू नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, ईवीएम और वीवीपैट पर तमाम तरह के सवालों और आरोपों के बीच आज मैंने सोचा कि क्यों न ऐसे शख्स से बात की जाए जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, 6 साल तक चुनाव आयोग में रहे और जिनके चुनाव आयोग में रहने के दौरान देश में लोकसभा चुनाव भी हुए, दर्जनों राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर बहुत अहम जिम्मेदारी निभाते हुए दर्जनों राज्यों के चुनाव की निगरानी भी की। स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं उन्हें आप पहचानते हैं, एसवाई कुरैशी। 2006 में
चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए और 2010 से 2012 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। तमाम आरोप ईवीएम और वीवीपैट को लेकर हर चुनाव के बाद खासतौर से विपक्षी दल की तरफ से वो आरोप लगाए जाते हैं और बीते एक महीने से 3 दिसंबर के नतीजों के बाद लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया एसवाई कुरैशी साहब से कि आज आपसे बात की जाए और समझा जाए कि क्या जो ये आरोप है इन आरोपों की कुछ बुनियाद भी है या हताशा में, हार की हताशा में लगाए गए आरोप हैं, जैसा कि बीजेपी कहती है। संक्षिप्त भूमिका के साथ सवालों की शुरुआत करता हूं एसवाई कुरैशी साहब आपसे। जो आरोप प्रत्यारोप और नेताओं की तरफ से बयान जो एक महीने से लगातार, बल्कि अब तो 36-37 दिन हो गए लगातार ये लगाए जा रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे। आप एक चुनाव आयुक्त रहे हैं देश के, उस नाते आपने बहुत कुछ अंदर से बारीकी से देखा है। आपके जमाने में ही वीवीपैट इंट्रोड्यूस हो गया था, ईवीएम पर वोटिंग तो हो ही रही थी। 2004 का लोकसभा चुनाव पूरा हुआ, 9 का पूरा हुआ। आप इसको किस तरह से देखते हैं कुरैशी साहब, आरोप के मद्देनजर और हकीकत और सबूत को अगर हम देखें कि कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा अनुभव ये था कि हम लोग जब इलेक्शन कमीशन में जाते हैं तो हर चीज को हम सस्पिशन से देखते हैं। और मैंने भी जाते ही, मैं 2 कंपनी जो ये ईवीएम बनाती हैं हैदराबाद में ECIL और बेंगलोर में BEL, मैं हैदराबाद में ECIL में गया और मैंने देखा कि भाई कैसे बनाते हो, मशीन जरा दिखाओ। फिर मैंने कहा कि साहब पहले जो बूथ कैप्चरिंग होती थी कि लोग गुंडे आते थे, वो डब्बा लेके गांव के जोहड़ में जाके फेंक देते थे और वो सारा पेपर खराब हो जाता था, वोट बेकार हो जाते थे। तो मैंने कहा ये मशीन भी तो लोग उठा के ले जा सकते हैं, इसकी क्या सेफ्टी है। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक डेमो किया मेरे सामने। उन्होंने एक पानी का टब मंगाया और उसमें उन्होंने किताब जैसे जोहड़ में डालते हैं कि साहब आओ इस मशीन को जोहड़ में डालिए। मैंने डाल दी टब में, उस टब में से निकाल के फिर उन्होंने कहा अच्छा अब इसको आप जमीन पे फेंकिए। एक दफा में कुछ नहीं हुआ, दूसरी दफा में इसके 20 टुकड़े उड़ गए। तो उन्होंने उन सबको सुखा के करके जोड़ के दिखाया कि इसके बावजूद जो हमारा डेटा जिस चिप में है वो सेफ है। वो डेटा मुझको दिखा दिया कि साहब पुराने सिस्टम और इसमें फर्क ये है कि अगर ये लुट पे जाती है मशीन तो इसका डेटा को नहीं गड़बड़ कर सकते, डेटा सेफ है। तो इस तरह हम हर चीज को सस्पिशन से कि इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है उसको एंटिसिपेट करते हैं और उसका समाधान सोचते हैं। दूसरे जो मैं बताना चाहूंगा कि ईवीएम जब से शुरू हुई 1982 में पहली बार, ये केरला में परूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आधी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हें पायलट बेसिस शुरू हुई। बड़ा अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा। पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से डिमांड आनी शुरू हुई कि ये तो बड़ी अच्छी इनोवेशन है, इसको बढ़ाओ, आगे चलाओ। तो मशीन आगे चलने की बात हुई। इसी बीच में किसी ने इसको कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट तक गया कि साहब ईवीएम का इस्तेमाल इलीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ साहब ये इलीगल है, लेकिन ये नहीं कहा कि ये मशीन में गड़बड़ हो सकती है, मशीन मैनिपुलेट कर सकती है, इस वजह से नहीं। एक लीगल रीजन था। उसमें कहा कि साहब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बैलेट पेपर का जिक्र है कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे, मशीन का तो नाम ही नहीं है। आप एक्ट में मशीन का नाम डाल दीजिए और मशीन से शुरू करा लीजिए। तो इसलिए कभी कभी लोग इसको साइड करते हैं कि साहब कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट का रीजन भी तो देखो किस वजह से क्या था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मशीन गड़बड़ कर सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों के मुंह से सुना है, बड़े नॉलेजेबल लोगों को पढ़ा नहीं है, बिल्कुल हाफ बेक नॉलेज पे ये कमेंट करते हैं कि जी जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल किया तो इंडिया में क्यों चल रहा है। अरे भाई तो जर्मन सुप्रीम कोर्ट इंडिया में नहीं चलती, हमारी यहाँ तो हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जर्मन सुप्रीम कोर्ट से 25 साल पहले वही बात कही थी जो जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने कही। मैंने जर्मन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी, उसमें क्या पाया, एग्जैक्टली द सेम थिंग। उसमें ये नहीं कि मशीन मैनिपुलेट हो सकती है, उसमें लिखा था कि उनके जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वोटिंग प्रोसेस इतना सिंपल और सादा होना चाहिए कि बगैर किसी एक्सपर्ट की हेल्प के वोटर को अपने आप नजर आ सके कि वोट किधर जा रहा है। तो मशीन में जाता वो वोटर को नजर नहीं आ रहा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन की उल्लंघना है। इस वजह से इलीगल किया था, ये नहीं कि मशीन में गड़बड़ है। तो ये पूरी जजमेंट तो किसी ने पढ़ी नहीं कि जी जर्मन ने भी इलीगल कर दिया था तो मशीन खराब चीज होगी। मशीन पे उन्होंने कमेंट नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ ये की थी कि ये जो वर्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके खिलाफ है, उसी तरह की
बेसिस पे हमारे सुप्रीम कोर्ट तो पहले 25 साल पहले कह चुके थे। अच्छा, एनीवे, को दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि कोई एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इंडिया की जिसने कभी ना कभी ईवीएम को चैलेंज किया। सबने, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एसपी हो, डीएमके हो, एडीएमके हो, हर एक ने कभी ना कभी इसको चैलेंज किया। और इत्तेफाक ऐसा होता था कि उस चैलेंज के बाद उसी मशीनों से वही लोग जीत के आ जाते थे। अब जीत के आए हैं तो कम से कम इसकी तारीफ भी करो, उसको डिफेंड भी करो। एक्सेप्ट फॉर बीजेपी जो डिफेंड कर रहा है, जरूरत से ज्यादा ही डिफेंड कर रहा है, लेकिन बाकी लोग जीतने के बाद चुप हो जाते हैं, जो जो गलत बात है। तो इसलिए तीसरी चीज जो अभी रिसेंटली भी कल परसों चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसी अनाउंसमेंट में बताया कि ऑलमोस्ट आधे इलेक्शन 1/3 से लेके 50% तक इलेक्शन में रिजीम चेंज हुई है, सरकारें चेंज हुई है, जी बिल्कुल है ना। और अगर ऐसा ना होता तो जिसने भी मशीन पहली बार बनाई वो उसकी पार्टी तो पावर से कभी बाहर ही ना जाती। द फैक्ट कि इसी मशीनों से पार्टियां हारती रहती हैं, जीतती रहती हैं बराबर। और तो और बीजेपी जैसी पावरफुल पार्टी नॉट लॉन्ग एगो कर्नाटक में 5-6 महीने पहले किस बुरी तरह हारी। क्या बीजेपी ने कैंपेन करने में कोई कसर छोड़ी थी? प्रधानमंत्री जी 34 बार गए थे एक स्टेट के इलेक्शन में, उनकी पूरी कैबिनेट वहां पे थी, हजारों करोड़ वहां पे खर्च हुए। अगर मैनिपुलेट कर सकते होते तो क्या उन्होंने बख्श दिया होता इन मशीनों को वहां पे? तो इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि बीजेपी विद ऑल द पावर इन द कमांड कर्नाटक में हार गई, जबकि सरकार भी उनकी थी। इसी तरह अब हिमाचल में हार गई, पंजाब में उनके 1 या 2 सीटें आई। बंगाल पे तो जवाब लोग देते कि जी बंगाल में जो कि ममता की सरकार थी उन्होंने नहीं करने दी। अरे भाई, कर्नाटक में तो तुम्हारी सरकार थी, तो नहीं। तो इसलिए ये इस वजह से ये इस बात का सबूत है कि मशीन बिल्कुल ठीक है। दूसरी इस पे जो बीच में काउंटर कर रहा हूं, चूंकि थोड़ा हम विस्तार से चाहेंगे सेगमेंटेड ढंग से बात करना। क्या आप किसी भी तरह के शक शुबे को, टेम्परिंग को, हैकिंग को, चाहे ईवीएम हो चाहे वीवीपैट हो, कंप्लीटली रूल आउट कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ईवीएम या वीवीपैट में हैकिंग नहीं हो सकती? आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, बार बार कह चुका हूँ कि ईवीएम हमारी इस तरह की डिजाइन है कि उसमें हैकिंग हो ही नहीं सकती। क्योंकि उसके एक तो दो उसके फैक्टर्स हैं कि एक तो उसमें जो सॉफ्टवेयर है और उसकी जो टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी जो टेक्नोलॉजी वाइज है, कि उसमें एक चिप हम जो डालते हैं उसको जो प्रोग्राम करते हैं वो एक ही दफा प्रोग्राम हो सकता है। और उसमें हमने प्रोग्राम डाल दिया, उसके बाद वन टाइम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको बोलते हैं, इस तरह ये बनता है। जिस वक्त ये मशीन बेंगलोर या हैदराबाद में बन रही होती है उसमें, और अजीत अंजुम साहब ने कैंडिडेट बनना है, तो आप कौन सी पार्टी से होंगे, क्या नंबर होगा उसका, आपका कौन सा बटन होगा, ये तो डिटरमिन ही नहीं होता। और फैक्ट्री से जब ये मशीनें भेजी जाती हैं, सिर्फ हमारा डिसीजन ये नहीं होता है कौन सी स्टेट में कितनी मशीनें भेजनी है, उसके बाद हमारा डिसीजन नहीं होता, कंप्यूटर डिसाइड करता है रैंडमली कि स्टेट में जाके कौन से जिले में कौन सी मशीन जाएगी, उस जिले में कौन सी मशीन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सी मशीन किस बूथ पे जाएगी, ये सारा रैंडमली कंप्यूटर करता है, हमें भी नहीं पता होता। बल्कि जिस दिन, सपोज कल इलेक्शन है सुबह, आज हमारे यहाँ जो ऑफिसर्स आएंगे हम उनको सारे ब्रीफिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, और उस वक्त कंप्यूटर बताएगा कि कौन सी मशीन फला गांव में जानी है। और उस गांव में जो ये मशीन लेके जाएंगे 5 आदमी की टीम, पहले एक जमाने में कन्वीनियंस के लिए होता था कि एक हेडमास्टर को अगर हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया तो उसके 4 असिस्टेंट उसी वहां के ले लिए कि जी कोऑर्डिनेशन आसान होगा। उसका नुकसान हमने ये देखा कि बाय 1 गेट 4 फ्री, कि अगर हेडमास्टर साहब अगर बिक गए तो 4 तो उनके सबऑर्डिनेट है वो भी बिक जाते थे। अब ये 5 आदमी कौन होंगे ये एक दूसरे को नहीं पता। आज शाम को जब ये लोग डिस्पैच होंगे, अब तो 5 कौन है ये किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, मशीन बताएगी। कौन सी मशीन इनके साथ जाएगी, कौन से गांव में जाएगी, ये मशीन बताएगी। तो मैनिपुलेट करने का मौका कहाँ हुआ? और फिर ये कि जी फला कोई बीजेपी का कोई और कांग्रेस का और एसपी के कोई फिक्स बटन है नहीं।
ये बटन जो फिक्स उसके होते उसके हैं, चिप और मेमोरी चिप को लेकर या उसके सॉफ्टवेयर को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, खासतौर से वीवीपैट पर ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम के साथ भी। जैसे आपने कहा एक ही बार उसकी मेमोरी को रिफॉर्मेट दोबारा नहीं किया जा सकता, आप शायद ये कह रहे हैं। बिल्कुल यही कह रहा हूँ, बिल्कुल यही लेकिन कह रहा हूँ। कुछ लोग करे, जैसे अभी कुछ देर पहले दिग्विजय सिंह का हमने इंटरव्यू किया, और भी जो लोग जो आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि नहीं, जो बाहर से शायद अमेरिका की कोई एजेंसी सप्लाई करती है, या बाहर जो रिसर्च हुआ उसमें कहा जा रहा है कि नहीं, उसको फॉर्मेट किया जा सकता है और मेमोरी चिप का इस्तेमाल दोबारा तिबारा भी किया जा सकता है। मैं नहीं जानता नहीं इसकी तथ्यता नहीं, क्या है, सत्यता अच्छा, क्या ये नहीं हो सकता है कि ये हमको इसका तथ्य ना पता होता, है। लेकिन पिछले 25 साल से एक हमारी एक एक्सपर्ट कमेटी है ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स। पहले इसमें 3 लोग होते थे। प्रोफेसर इंद्रेशन आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर होते थे, वो उसके चेयरमैन थे, और दूसरे 2 डिफरेंट आईआईटी के प्रोफेसर उसके थे। वो उस पे के ऊपर हमारे एक नेता ने ऑब्जेक्शन उठाया कि इंद्रेशन तो पुराने जमाने के हैं, दकियानूसी हैं, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, उनको हटाया जाए, उनसे उनकी कुछ अदावत थी, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। तो बजाय इसके कि इंद्रेशन जो बेचारे ग्राटिस फ्री हम प्रो बोनो ये काम कर रहे थे, हमने उनको हटाने के बजाय हमने कहा कि इसको 3 मेंबर के बजाय हम 5 मेंबर की कमेटी बना लेते, 2 यंग मेंबर डाल देते। एक हमने आईआईटी कानपुर के, जिन्होंने पासपोर्ट सिक्योरिटी क्रिएट की थी, दूसरे ने किसी ने आधार सिक्योरिटी, तो हमने 2 आईआईटी बम्बई के, तो हमने 5 आदमी की कमेटी है, 5 डिफरेंट आईआईटी। हमें टेक्नोलॉजी नहीं पता, उनको तो पता है। वो कोई भी टेक्नोलॉजी का डिसीजन हम उनसे पूछे बिना लेते ही नहीं। हम किसी टेक्नोलॉजी को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक वो हमको क्लियरेंस नहीं देते। वो जानते हैं, वो इसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, तो उन सबको हमने इसमें लगाया। और आज तक भी किसी ने ये नहीं कहा कि मशीन मैनिपुलेट हुई है, क्योंकि इस सिलसिले में मैं बताना चाहूंगा कि जब 2009 में मैं जब इलेक्शन कमीशन में था, एंटी ईवीएम कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा थी, जो आज तक में सबसे ज्यादा थी, और उस वक्त बीजेपी उशोर मचा रही हाँ, थी। बीजेपी थी, आडवाणी लीड ले रहे थे। जीएल नरसिम्हा ने तो किताब लिख दी थी, बीजेपी के जो लीडर है। हाँ। करेक्ट, उन्होंने जो किताब लिखी थी कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, हाँ। जीवीएल नरसिम्हा राव ने, और हाँ। अडवाणी जी ने उसका फॉरवर्ड लिखा था। हाँ, उस बिल्कुल। पर उस पीक ऑफ कंट्रोवर्सी पे हम लोगों ने चैलेंज किया कि पॉलिटिकल पार्टी को और पब्लिक को कि भाई आके हमारे यहाँ हमारे सामने आप इसको हैक करो, हम उसको सीसीटीवी से वॉच भी करेंगे। तो वो लोग आए, और अव्वल तो कोई आए नहीं, 2 लोग आए कि जी हम तो सिर्फ ये कहने आए हैं कि साहब आप इसका कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए हमको, हमें कोई चिंता नहीं। खैर, जब मैंने सीसी का चार्ज लिया, मैंने पहला काम ये किया कि मैंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। और ये मैं इंपॉर्टेंट इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ये मेरा सजेशन इलेक्शन कमीशन को आज भी है, कह रहे भाई जो भी डिस्प्यूटेड चीजें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को कोर्ट में न जाने दीजिए, अपने यहाँ बुलाइए। हमने अपने यहाँ बुला लिए। इसको चंद्रबाबू नायडू लीड करते हुए आए। तो पहले तो मुझे हैरानी, मैंने कहा चंद्र बाबू जी, आप तो टेक्नोलॉजी के आइकॉन हैं, और आप एंटी टेक्नोलॉजी डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, और बताइए आप। फिर हमने और लीडरों से पूछा कि भाई आपको क्या शिकायत है ईवीएम से, तो सबने ये चंद्र बाबू की तरफ देखा कि जी जो ये कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एक लीडर होता है, बाकी सब फॉलोअर्स हो जाते हैं। खैर, हमने कहा कोई बात नहीं चंद्र बाबू जी, आप हमें बताइए। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि ईवीएम से इलेक्शन मैनिपुलेट हुए हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि आगे मैनिपुलेट हो सकते हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं हम। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब, जब आपने बटन दबाया तो एक मशीन में सीपीयू में वोट गया, तो आपको जाता हुआ तो नजर नहीं आया। वो तो हम इलेक्शन कमीशन आपको प्रिंट आउट निकाल के जब बताएगी, जब ये पता लगेगा। तो ये जो जाता हुआ दिखाई ना देना, इसको लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की, ये सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा। उसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि साहब अगर वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल अगर शुरू कर दो तो हमें कोई इतराज नहीं। आप को जान के खुशी होगी, उसी मीटिंग में मैंने ये और मेरे दोनों कोलीग ने फैसला किया कि यस ऑलराइट, बड़ा अच्छा आइडिया है, वीवीपैट शुरू कर देते हैं। फौरन हमने 2 कंपनियों को ऑर्डर किया कि साहब ये वीवीपैट डिजाइन शुरू करो। 5 एक्सपर्ट की कमेटी को हमने रिक्वेस्ट की कि साहब आप उनको जाके हेल्प कीजिए, इसको डिजाइन में हेल्प कीजिए। तो इस तरह वो वीवीपैट बन के आ गया। और फिर वीवीपैट की जब वो बड़ी ट्रायल के बाद वो आया, तो हमने एक उसकी जो ट्रायल की थी, ये जुलाई 2011 की बात है,
5 शहरों में हमने पूरे दिन का इलेक्शन वीवीपैट से किया, और वो 5 स्टेट का सिलेक्शन भी, प्लेसेस का सिलेक्शन भी आप देखेंगे कितने थॉट जाता है इसमें। त्रिवेंद्रम कोस्टल एरिया, जैसलमेर रेगिस्तान, लद्दाख लेह पहाड़, दिल्ली एक नॉर्मल सिटी, चेरापूंजी रेन एरिया। तो सब क्लाइमेटिक जोन में एक मशीन कैसी चलती है ये हम देखना चाहते थे। ये हमारा एक्सपेरिमेंट टेस्ट जो है फ्लॉप हुआ। 40% मशीनों में गड़बड़ हुई, और उसकी एक वजह थी क्योंकि अनलाइक ईवीएम जो एक सॉलिड स्टेट मशीन है, ये जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसमें मूविंग पार्ट्स हैं। मूविंग पार्ट वाली चीज के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और मैं आपको एक एनालॉजी मिसाल दूंगा, आपका कैलकुलेटर पिछले 10 साल में कभी खराब नहीं हुआ होगा, लेकिन आपका प्रिंटर कंप्यूटर का हर हफ्ते में 3 बार कभी पेपर जैम, कभी टोनर खत्म, ये इस खत्म की प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट है। तो हमें डर भी है कि जी मूविंग पार्ट की वजह से मशीन खराब होगी तो इलेक्शन रुक जाएगा। इलेक्शन रुकने की बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशन होती है। आप इमेजिन कीजिए पोलिंग स्टेशन के बाहर 400 आदमी खड़े हुए और 9 साढ़े 9 बजे की जी इलेक्शन बंद, मशीन खराब हो गई, तो लॉ एंड ऑर्डर वहां पे लट बट जाएंगे कि देखो जी इन्होंने बंद कर दिया, जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग मिलके, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ईवीएम की रिप्लेसमेंट की पॉलिसी कि अगर खराब हो जाती है, खराब होने के चांसेस, 20 लाख मशीन है माइंड यू, 20 लाख में से 1000-2000 खराब हो सकती हैं, उसको हम 30 मिनट्स के अंदर अंदर रिप्लेस करने के हमने बंदोबस्त किया हुआ है। 30 मिनट। फिर ये हुआ कि अगर ये प्रिंटर आएगा, प्रिंटर तो 2000-3000 नहीं खराब होगा, ये तो 1 लाख 2 लाख खराब होंगे। 2 लाख जगह पोल डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी। तो हमने पहले सोचा कि भाई 2-2 प्रिंटर लगा दें। फिर ये याद आया हमको कि हम पुअर देश है कि आफ्टर ऑल 10-15 हजार की उसकी कॉस्ट है, सिर्फ स्टैंड बाई एक लगा दें। नहीं, ऐसा बनाओ कि ये खराब ही ना हो। खैर वो बना के आया। 2011 में वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। वी सेड के बैक टू द फैक्ट्री, दोबारा करके लाओ, ठीक करके लाओ। एग्जैक्टली 1 ईयर लेटर, उसी जुलाई के महीने में उन्हीं 5 जगह पे फिर टेस्ट किया और 100% कामयाब हुआ। उस बार डिसीजन लिया गया कि भाई ठीक है, अब 20,000 मशीनें तुम बनाओ, हम उनको एक्चुअल इलेक्शन में यूज करेंगे। सबसे पहली हमने जो ट्रायल की दिल्ली में, शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ताकि कोई ये भी ना कहे कि साहब ऐसी छोटी मोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप करते हो, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया। नागालैंड का इलेक्शन किया, हर जगह बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो उसके बाद फिर ये मैं आपको फाइनल इस बात पे खत्म करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया जो सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट से चलाया हुआ था, वहां तक गया। अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी वजह से वीवीपैट आए, जो उनको हैट्स ऑफ, उनको क्रेडिट, नो डाउट। लेकिन क्रोनोलॉजिकली अगर आप देखिए, हमारी मशीन तो 2012 में ऑर्डर होके 20,000 बन के आगे इलेक्शन करा दिया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि जिसमें उनकी जजमेंट पढ़ी है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की बड़ी प्रशंसा की कि साहब आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, और हम आदेश देते हैं भारत सरकार को कि अब आपको पूरा पैसा उपलब्ध दिया जाए ताकि 2019 का इलेक्शन आप टोटली वीवीपैट से कर सकें। 2014 से ही सर, 2019, हाँ 2019, क्योंकि 2013 में हुआ ना, तो उसको मशीन बनने में भी तो, क्योंकि 1.5 साल तक तो सरकार ने पैसा ही नहीं दिया, 1.5 साल तक पैसा नहीं दिया। बल्कि इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि मेरे पास मैसेज आया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर का, मिश्रा जी जो आजकल राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा, उनका फोन आया कि कुरैशी जरा आप आ सकते हो। तो मैं गया, मैंने कहा पता नहीं क्या डिस्कस करने। उन्होंने कहा हम ये वीवीपैट ही तुमसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि सर सबसे पहले तो मैं आपको एक साफ साफ बात बता दूंगा, आप 1.5 साल से आपने नहीं किया, 2 कंटेम्प्ट पिटीशन आपके खिलाफ लगे हुए हैं, और पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो मैंने एक मुहावरा यूज किया, आपने कहानी सुनी होगी, 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे। तो मैंने कहा 100 जूते और 100 प्याज खाएंगे, देना पड़ेगा, तो आप क्यों रुके हुए हैं? तो उन्होंने इतना इंटरेस्टिंग जवाब दिया, कहने लगे तुमसे डिस्कशन के लिए रुके हुए। तो मैंने कहा सर मुझे पहले बुला लेते, मैं आ जाता। और मैंने कहा साहब बिल्कुल ना रोकिए, फौरन रिलीज कीजिए, क्योंकि मशीनों को बनाने में 20 लाख मशीनें बनानी है, उनको बनाने में फिजिकल टाइम रिक्वायर्ड है। तो अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, चूंकि वीवीपैट की कहानी मैंने समझी आपसे, अब बीच में इंटरप्ट इसलिए किया
कि सबसे अधिक सवाल कुरैशी साहब वीवीपैट पर ही है। जो आरोप लगा रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता या जयराम रमेश या जो लोग डेमो कर रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं, वो सबसे अधिक कह रहे हैं कि जब से वीवीपैट की एंट्री हुई बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच में, सीयूबीयू के बीच में, तभी से गड़बड़ियां हुई और वीवीपैट ही संदिग्ध है। गड़बड़ियां हुई नहीं करो, मतलब उनको संदेह वीवीपैट पर ही है कि वीवीपैट मैनेजेबल है कहीं से। मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज होने की गुंजाइश है? नहीं, देखिए, क्योंकि वीवीपैट पे जो झगड़ा है मैं उस पर जरूर आऊंगा और उसमें क्या सुझाव क्या है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन ये जो इल्जाम लगाया गया, और सबसे पहले ये कन्नन साहब जो एक डीएम थे जिन्होंने रिजाइन किया है से, हाँ, उन्होंने कहा कि साहब इसका मॉडल ऐसा हो गया कि पहले हम जब बैलेट का बटन दबाते थे, कैंडिडेट किसको चुना, तो सीपीयू में चला जाता था। अब उन्होंने कहा कि साहब अब चूंकि एक वीवीपैट भी इंट्रोड्यूस हो गया, तो पहले वीवीपैट में जाता है, वीवीपैट से सीपीयू में जाता है। मुझे इसकी एक्चुअल फिजिकल डिटेल नहीं पता, मैंने देखी नहीं, लेकिन मेरी कॉमन सेंस के ये खिलाफ है। ऑलरेडी एक सिस्टम है, मशीन बनी हुई है, 20 लाख मशीनें बनी हुई हैं कि वो सीपीयू में भेज देती हैं। इसमें प्रिंटर लगाना, एक पैरेलल एक लाइन लगानी है कि वो एक तार जाएगा आपको सीपीयू में, दूसरा तार जाएगा प्रिंटर में। प्रिंटर के थ्रू रूट करने की कोई लॉजिक ही नहीं है कि प्रिंटर के थ्रू क्यों जाएगा। तो प्रिंटर इज एडिशनल फैसिलिटी, एक पैरेलल तार प्रिंटर में चला जाएगा जहां पे एक पर्ची छप के आ जाएगी। अच्छा, तीसरी चीज इसमें कि जो पर्चियां हैं, पर्चियों को गिनने का मामला हुआ। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम हर विधानसभा क्षेत्र का सिर्फ एक बूथ की पूरे पर्चियां गिन लेंगे और वो मशीन से टैली कर लेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि नहीं जी, 20%, 30%, 50% मशीनें गिननी, पर्चियां गिननी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक तो बहुत कम है, 5 बूथों का कर दो। ये भी डिसीजन आर्बिट्रेरी, 5 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, लेकिन चलिए, लेकिन 5 एक से तो ज्यादा ही है। तो 5 गिनी जाती हैं आजकल, लाखों पर्चियां गिनी जा चुकी हैं और वो मशीनों से टैली की हैं। तो इक्का दुक्का जगह कहेंगे मशीन पर्ची फंसी रह गई, वो 2-4-10 जगह ये चीजें आई, इतनी पॉसिबिलिटी होती है। और हर उसका एक्सप्लेनेशन इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक किया था कि ये यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी बहुत वेरी नेग्लिजिबल। लेकिन जब लाखों टैली करके देख ली तो वीवीपैट तो ठीक चल रहा है। अब जो लेकिन जो झगड़ा वीवीपैट पे है, नहीं नहीं, वो झगड़ा पर आते हैं, वो समझ रहा हूं कि आप कहां जा रहे हैं, उस पर आता हूं। लेकिन फिर से एक पॉइंट के साथ कि पूरी तरह से आप रूल आउट कर रहे हैं, क्या रूल आउट करने के पोजीशन में है पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के नाते कि और जितना आपने समझा, चूंकि आपके समय में वीवीपैट की टेस्टिंग हुई, कि वीवीपैट को किसी तरह से हैक, टेम्पर या बाहरी किसी कंट्रोल से नियंत्रित करके नतीजे को प्रभावित नहीं किया जा सकता? हाँ, नहीं, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें बस मुझे एक माइंड में एक सवाल है जो जरूर शेयर करूंगा कि एक तरफ तो मैंने आपको इंटरनल टेक्निकल सिक्योरिटी बताई थी कि हमारा जो चिप ही है, वन टाइम प्रोग्रामेबल वगैरह वगैरह, कि उसमें हैकिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे हाथ में, आपके हाथ में जो फोन है, ये खतरनाक है कि वो पूरी दुनिया से इसमें इंस्ट्रक्शन आ रही हैं। ये भी आ सकती है कि इस बिल्डिंग को ढा दो, सब कुछ आ सकती है, लेकिन इसको तो इंस्ट्रक्शन बाहर से नहीं आ सकती। मैंने इसको उठा लिया, ये उठ गया, इसको नीचे रख दिया तो रख दिया। हमारी जो मशीनें ईवीएम वो स्टैंड अलोन मशीन है, वो कहीं से इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकती सिवाय उस बैलेट पेपर के बटन के, कहीं और से इंस्ट्रक्शन उसको आ ही नहीं सकती। लेकिन वीवीपैट जो इसमें ऐड हुआ कि वीवीपैट मशीन जो है वो प्रोग्रामेबल है, क्योंकि 13 कैंडिडेट 15 कैंडिडेट जितने हुए उनके नाम और वगैरह जब स्क्रूटिनी हो चुकी है तो उसके बाद ये बनाई जाती है। लेकिन वो प्रिंटर एक अलग चीज है। लेकिन एक तो तीन मशीनों को 3 बार मॉक पोल होता है, 3 बार मॉक पोल होता है, यानी जिस वक्त ये मशीन फर्स्ट लेवल चेक जिसको बोलते हैं 6 महीने पहले तकरीबन शुरू होता है। 20 लाख की 20 लाख मशीन है, एक सिंगल, एवरी सिंगल मशीन हैज टू बी टेस्टेड कि भाई ये मशीन चालू है, इसकी बैटरी तो वीक नहीं हो गई, तार तो ढीले नहीं हो गए, ये नहीं हो गया, ताकि मशीन को हम यूज नहीं, कर समझ सकें। गया, वो फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि वीवीपैट प्रोग्रामेबल है, क्योंकि उसमें सिंबल लोड करना होता है, कैंडिडेट का नाम लोड करना होता है। तो यही जो शक सुबह जो लोग जता रहे हैं या जो आरोप लगा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि चूंकि प्रोग्रामेबल है, इसलिए उसमें हो सकता है कोई ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी जाए
या कर दी जा रही हो? नहीं तो ये इसीलिए मैं तो आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्या ये मुमकिन है या नहीं है? नहीं नहीं, आपने सवाल बिल्कुल ठीक किया। इसीलिए तो ये कंपैरिजन होता है कि ईवीएम ने एक मशीन में 645 स्टैंड वोट है ना, नहीं उसमें से रिजल्ट जब निकाला तो 645 वोट पाए गए और अजीत अंजुम को उसमें 150 वोट है, कुरैशी को 50 वोट है। पर्चियां गिनी गई तो पर्चियों में भी अजीत अंजुम को 150 वोट और कुरैशी को 50। जब ये कंपेयर कर ही लिया और रेगुलर बेसिस पे कंपेयर हो रहा है तो गड़बड़ की गुंजाइश कहाँ पे हुई? तो इसलिए वीवीपैट का कंपैरिजन तो होता गया। अब जो लेकिन जो झगड़ा है कि साहब सिर्फ 5 मशीनें क्यों नहीं, 25 क्यों नहीं, 100% क्यों नहीं, ये मैंने उस आर्टिकल में भी लिखा कि हालांकि मेरे हिसाब से 5 मशीनें का सैंपल। अब जैसे एक मुहावरा सिंपल सा जो हर शख्स समझता है, एक आप घर में चावल बनाते हैं और चावल पक गया कि नहीं पक गया, एक एक हर एक चावल को आप देखते हैं, 2-4 चावल उठा के अपने हाथ में देखा ठीक है गल गया तो पूरी पतीली गली भी मानी जाती है। सैंपलिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक सैंपल ले लिया, रैंडमली उठा लिया, रैंडम सैंपल, और वो है तो सारा ठीक है। कि नहीं एक एक चावल को आपने दबा दबा के देखना, ये तो बड़ा एब्सर्ड सी डिमांड है। आप किसी हाउस वाइफ से कहिए कि भाई तू अपना पहले साबित कर कि बिरयानी पक चुकी है, नहीं एक एक चावल दबा के दिखा, 2-4 देख के वो पता लग जाता है पतीली की हालत। तो इसलिए रैंडम सैंपलिंग ये मेरे हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहा मैंने इसमें कि अगर पब्लिक फेथ चला गया, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को तो मेरा अनुभव है कि वो उनको समझा लिया जाता है, उनके से बात करनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि वीवीपैट शुरू करो, हमने कर दी तो आमने सामने। हाँ, ये 20-20 पार्टियां, 30-30 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं जाती? और इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इनसे बात करता? क्या मतलब है बात ना करने का? अरे आप भाई, बात इलेक्शन करो। कमीशन, एक मिनट, इलेक्शन कमीशन का आलम यह है कि 2 चिट्ठी मेरे पास है जो जयराम रमेश ने लिखी, कांग्रेस के नेता है, चुनाव आयोग से वक्त मांग रहे हैं, उन्हें वक्त नहीं मिल रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से उनसे वक्त मांगा गया, उन्हें वक्त नहीं दिया जा रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि आप हमें वक्त दीजिए, हमारी जो आशंकाएं हैं उसको दूर कीजिए। चुनाव आयोग वक्त नहीं दे रहा है। ये अलग बात है कि जयराम रमेश की दूसरी चिट्ठी का जवाब ये चुनाव आयोग ने जवाब के तौर पर 9 पन्ने लिखकर भेज दिए। जयराम रमेश फिर कह रहे हैं कि इनमें उन सारे सवालों का जवाब नहीं है। तो भाई, ये चुनाव आयोग से अगर विपक्षी दल कह रहा है या 22, 24, 26 दल कह रहे हैं कि हमें वक्त दो, हमारी बात सुनो, तो इसमें मैं चुनाव आयोग को 2 घंटे 4 घंटे वक्त निकालने में दिक्कत क्या है, बजाय इसकी कि चिट्ठी लिख रहे हैं या जवाब दे रहे हैं, वो भी बहुत बार लिखने के बाद। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ। हालांकि मेरे मुंह से ये सुन के सुबह इलेक्शन कमीशन को अच्छा नहीं लगेगा, और मैं इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज करना पसंद भी नहीं करता, लेकिन मुझसे कई सारे लोग सवाल करते हैं कि आप होते तो क्या करते? मैं फौरन इनको टाइम देता, और मुझे यकीन है कि उन्हीं जयराम रमेश को इनके दोनों लेटर का ऐसा फुल प्रूफ जवाब देता कि वो शुक्रिया करते हुए जाते कि था आपने हमारे क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास एक्चुअली छुपाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये जो हठधर्मी है कि नहीं नहीं मिलना नहीं मिलना, ये अनपार्डनेबल है। आप नहीं जाओगे सुप्रीम कोर्ट, अगर कल को सुप्रीम कोर्ट कहे कि जी आप इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे, सुनो इनको, मुलाकात करो, फिर भी तो मिलेंगे। तो कितनी बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी आपने फला चीज पे मॉडल कोर्ट के नोटिस 25 दिन से सुने ही नहीं, आप सुनो, तो फट से सुन के चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लताड़। हमारे वक्त में अंजुम भाई, हम सुप्रीम कोर्ट भी इतनी इज्जत से हमको देखती थी, और इलेक्शन कमीशन के डिसीजन से को चेंज करने से पहले 10 बार सोचते थे। उन जजेस ने हमको बताया है कि यार तुम लोगों का इतना फुल प्रूफ काम है कि वी रिस्पेक्ट यू, वी सैल्यूट यू। तो लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट लताड़ने और लगे। वही सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, चुनाव आयुक्तों की भूमिका को लेकर क्या कह चुका है संविधान पीठ में? क्या कहा गया? जस्टिस जोसेफ और जजों ने क्या कहा कि चुनाव आयुक्त जैसे काम कर रहे हैं, लगता है सरकार के सामने पूरी तरह से सरेंडर है, उनकी भूमिका पर इतने सवाल उठाए, और उसके बाद जो प्रोसीजर बना दिया चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको संसद से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पलट दिया, पलट के ऐसी कमेटी बना दी कि मोदी जी खुद उनका एक कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद जो मर्जी फैसले करो। जी, तो इस पे आने नहीं, इस पे आने से पहले मैं वही बात जो कि कोर्ट्स का एटीट्यूड में बताता हूँ कि तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट ने
ये ऑर्डर दे दिया कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मर्डर केस रजिस्टर किया जाए। आंध्र की किसी कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करा दी सीईसी के खिलाफ। पहले कोर्ट की ऐसी एटीट्यूड नहीं होता था, हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसकी वजह है कि देखिए अपनी इज्जत अपने हाथ। अगर हम काम ही ऐसा फुल प्रूफ करें और ऐसी जजमेंट लिखें और ऐसे एक्शन करें जिसपे किसी को मदाखलत का जरूरत ही ना हो, तो वो एक जमाना था कि वो चीफ जस्टिस जे.एस. वर्मा पब्लिकली एड्रेस करते थे कि भाई दो इंस्टीट्यूशन हैं जो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन। लेकिन अगला सेंटेंस उनका बड़ा खतरनाक होता था कि पहले सिर्फ दो थे, अब सिर्फ एक रह गया, यानी इलेक्शन कमीशन रह गया। वो अपनी ही जजेस को क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन अब हमारे ऊपर अगर कोई उंगली उठती है तो मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है। और आधी उंगली उठने की वजह कि जो हमने अपने आयरन कर्टन के पीछे हम छुप के बैठ गए हैं कि दरवाजा नहीं खोलेंगे, मिलेंगे नहीं, ये क्या एरोगेंस है। अच्छा, तो ये आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर चुनाव आयोग ये 9 पन्ने की जयराम रमेश को चिट्ठी लिखकर उनके सवालों का जवाब चिट्ठी के शक्ल में दे सकता है, मिलने हाँ, के लिए वक्त नहीं दे रहा है विपक्षी हाँ, दलों को, और हाँ, देश के अगर 22-26 दल हैं तो उनकी अहमियत है, चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके करोड़ों वोटर हैं, 11, 12, 15 करोड़ वोटर हैं, तो फिर ये क्या वजह है कि चुनाव आयोग वक्त नहीं दे रहा है? कुरैशी साहब, क्या दिक्कत ये है चुनाव आयोग को कि विपक्षी दलों को बुलाए कि आप जितने लोग आना चाहते हैं सर्वदलीय बैठक करते हैं, आपके शक सुबह को सुनते हैं, 12 घंटे चले, 6 घंटे चले, 2 दिन चले, और हम आपकी आशंकाओं को दूर करते हैं, बजाय इसके कि जवाब में चिट्ठी लिख रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा, मुझसे जब पूछते कि आप क्या करते हैं, मैं जरूर सबको बुलाता। एक पार्टी आती उसको बुलाता, 26 पार्टी आती 26 को बुलाता। एंड मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि मैं उनको कन्विंस करके ही भेजता। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं इलेक्शन में। वोटर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वो अगर मिलना चाहते हैं तो उनको टाइम न देना अनपार्डनेबल है। बिल्कुल आके जी हमने चिट्ठी लिख दी, ये अब 6 महीने पहले लिखी थी, 2 साल पहले। अरे भाई 6 महीने पहले उन्होंने शिकायत की थी, आपने डिस्पोज कर दिया, अब दोबारा कुछ और शिकायत करें, दोबारा सुनिए। काम क्या है? तनख्वाह मिलती है। बिजी है किस चीज के लिए? बिजी है इन्हीं चीजों में तो बिजी होना चाहिए। किस चीज में बिजी है कि जी हमारे पास 25 पार्टियों से मिलने का टाइम नहीं है। नॉट एक्सेप्टेबल। तो क्यों टाइम नहीं दे रहे? क्या लगता है बस कुरैशी साहब, चुनाव नहीं, आयोग मिलने से कतरा क्यों रहा है विपक्षी दलों से, अगर उनके सवाल है ईवीएम को नहीं लेकर? देखिए ना, हालांकि मुझे यकीन है कि चुनाव आयोग के पास छुपाने को कुछ नहीं है। चुनाव आयोग का स्टैंड अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, जो सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल ठीक ही है। लेकिन वो आमने सामने बुला के ये चीजें एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकते? मैं तो कहूंगा कि पूरी नेशनल लेवल के एक तो सारे पार्टीज को बुला के करें, और पूरे दिन चले, मीटिंग चले, और एक ऑल इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब मीडिया के सामने। क्योंकि अगर हमें छुपाने को कुछ नहीं है, जो नहीं है, मैं आके आके से विद सर्टेनिटी, तो इसलिए सिर्फ ये कि कम्युनिकेशन खराब हो, बात ही नहीं करना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका एक आर्टिकल मेरे हाथ में है जो द टेलीग्राफ में 3 दिसंबर को छपा है, सुबह सुबह जो आपने लिखा था। 3 दिसंबर वो तारीख थी जब नतीजे आए थे 5 राज्यों के, जिसके बाद से ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल है। ट्रस्ट बट वेरीफाई, अमेंडमेंट्स फॉर ए मोर फुल प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये आपका आर्टिकल है। इसमें आपने जी, कुछ सुझाव भी दिए। जी, पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि अगर ट्रस्ट डेफिसिट है, अगर ईवीएम और वीवीपैट पर भरोसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को भरोसा करने वाले राजनीतिक दल हैं और बार बार चिट्ठी लिख रहे, सवाल उठा रहे, तो उस भरोसे को कैसे बहाल किया जाए, और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है या नहीं है? इलेक्शन कमीशन की नहीं तो किसकी है? इलेक्शन कमीशन ही की जिम्मेदारी है कि एक ट्रस्ट वर्दी क्रेडिबल इलेक्शन करना इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैंडेट है। अच्छा, और सिर्फ बात ना करके, कम्युनिकेशन ना करके, जो आप सारे सवाल कर रहे हैं, ये सवाल आप न करते अगर जयराम रमेश को इलेक्शन कमीशन ने बुला के ये चीज समझा दी होती, जो 9 पेज में लिखी। 9 पेज में लिखने में, उसको पढ़ने में, उसको साइन करने में ज्यादा टाइम लगा, और जयराम रमेश से आमने सामने बैठ के चाय पिला के बात करना में कम टाइम लगता। लेकिन ये क्या ईगो है, ये क्या इसके पीछे थिंकिंग है, मुझे नहीं समझ में आती। और मेरे चूंकि यंगर कोलीग्स हैं, एक से एक ब्राइट है, मुझसे ज्यादा ब्राइट हैं,
उनको पास जरूर कुछ अच्छा रीजन होगा, लेकिन फ्रैंकली मुझे तो नहीं समझ आता। इन्हें ऐसे मिलके बात करके सब समझाओ, क्योंकि देखिए मैं देख रहा हूं, मुझे बड़ी तशवीश है, चिंता है कि जनता में ट्रस्ट इसका जाता रहा है। आप सोशल मीडिया पे देखते रहिए कि कितनी, मुझको आज तक गाली पड़ती रहती है कि आप ईवीएम को डिफेंड करते हो, आप ईवीएम को डिफेंड करते हो। तो किस किस लैंग्वेज में लोग बात करते हैं। मेरे वक्त में तो नहीं करते थे, जब मैं एक्चुअली ईवीएम का इंचार्ज था उस वक्त तो नहीं करते थे। आज ऐसे ईवीएम डिफेंड करने पे मुझको गाली क्यों पड़ती है? क्योंकि जनता में ट्रस्ट जाने लग गया। उसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? एक चीज उन्होंने अच्छी की है कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यू उन्होंने निकाला, अच्छी चीज है, उसको जो अपडेट पढ़ा है, करके, मैंने पढ़ा है, 78 है ना? सवालों के जवाब है। हालांकि उसके बाद भी देखिए कुछ हाँ चीज जो 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 उनके सवाल है उसका जवाब उससे कई बार नहीं मिलता है लिखित में। भाई हम हाँ आप क्यों बात कर रहे हैं, मैं भी आपको मेल कर देता, 5 सवाल है कुरैशी साहब, आप भी मेल कर देते और उसके बाद मान लेते कि मेल आ गया। इसीलिए तो कम्युनिकेशन और सवाल जवाब और आमने सामने की मीटिंग्स होती है। क्वाइट राइट। अगर इलेक्शन कमीशन 78 क्वेश्चन के जवाब, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के जवाब दे सकती है, तो 10 क्वेश्चन का और फर्दर क्यों नहीं जवाब दे सकती? अरे और भी कोई क्वेश्चन है वो भी ले आओ मेरे सामने, 100 ले आओ, हर एक का जवाब देना है मैंने फुल और प्रूफ, वो भी क्योंकि उनको जवाब देना है कुरैशी साहब जो इस पॉलिटिकल सिस्टम के, इस डेमोक्रेटिक सेटअप के स्टेक होल्डर है। अपोजिशन लीडर्स, अपोजिशन पार्टी, वो स्टेक होल्डर वैसे ही है जैसे बीजेपी या कोई रूलिंग पार्टी है। तो उस स्टेक एब्सोल्युट, होल्डर का हक है कि इलेक्शन हाँ कमीशन से पूछे, और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि उनको भरोसा दिलाए कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल। वो सही नहीं है, या सही जी है तो आप बताइए। जी 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 जी, नहीं नहीं, अगर इलेक्शन कमिश्नर मुझसे एडवाइस लें किसी वक्त, हालांकि उनको जरूरत नहीं, मुझसे ज्यादा काबिल और ब्राइट यंगस्टर्स हैं, मैं तो उनको ये कहूंगा, भाई अब दरवाजे खोले रखो, 24 घंटे ओपन डोर रखो, लोग आए आपको बताएं। और क्योंकि आपको छुपाने को कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास एक्चुअली कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ये ईगो का खेल जो कर रहे हैं, ये बड़ी गलती कर रहे हैं। अब वो लोग बैलेट पेपर पे जाने की बात करते हैं ना, मैं उसके खिलाफ हूँ। बैलेट पेपर पे जाना डिजास्टर, बल्कि जो मांग करते मुझे हैरानी होती है, मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा कि बैलेट पेपर हमने बंद क्यों किया था? कि उस वक्त बैलेट पेपर को गुंडे आते थे, डब्बा लूट के ले जाते थे। क्या अब वो गुंडे कम हो गए हैं? क्या अब वो गुंडे सेंट हो गए हैं? क्या अब गुंडे आएंगे तो फिर वो उसी बैलेट पेपर को फिर उठा के ले जाएंगे? बल्कि अब तो शायद उनकी गिनती और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। वो तो उसको आप कैसे सेफ गार्ड करेंगे? उसकी तो बात ही, बस बैलेट पेपर पे चले जाओ। बैलेट पेपर व्हाट इफ सेम डेज रिटर्न, बैलेट पेपर हटाए क्यों गए थे वो, कितनी क्यों भूल गए हम लोग इतनी जल्दी? वो सिस्टम फिर आ जाएगा। हमें तो जो सिस्टम हमने इम्प्रूवमेंट किया उसको फर्दर इम्प्रूव करना है, और मैंने इस आर्टिकल में वो कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किए हैं। मैं तो उसी पे आता जिस हूँ, वक्त, उसी पे आता हूँ। मैं चाहता हूँ उस इम्प्रूवमेंट पर बात करें। सबसे पहले इंटरेस्टिंग जो आपने 3 तारीख की सुबह आर्टिकल छपा है, नतीजे 3 दिसंबर को लगता है 11-12 बजे तक सेटल हुआ पूरा कि क्या होने वाला है। उसका पहला पैराग्राफ आपने जो लिखा है 3 दिसंबर को, जिसमें आपने लिखा, इन ए वाइल फ्रॉम नाउ द रिजल्ट्स ऑफ लेटेस्ट राउंड ऑफ असेंबली इलेक्शंस विल बी विथ यू and the debate around the feasibility and trustworthiness of electronic voting machine will resume। तो आपने पहले ही कैसे मान लिया कि ये इलेक्शन के नतीजे आते ही वोटिंग मशीन पर, ईवीएम पर सवाल उठेंगे? तो लग रहा है जैसे आपने भविष्यवक्ता की तरह लिखा था ये आर्टिकल। नहीं, सिर्फ तजर्बे के बेसिस पे, क्योंकि ये आए दिन की स्टोरी है पिछले 20 साल की, 10 साल की, क्योंकि उसी वजह से, बल्कि एडिटर ने मुझसे 10 दिन पहले आर्टिकल लिखवा लिया था। ये आर्टिकल मैंने 8-10 दिन पहले लिख के दिया था, और उन्होंने कहा था मैं छापूंगा 3 को। तो मैंने हालांकि प्रोटेस्ट किया, मैंने कहा 3 को छापोगे, रिजल्ट का दिन होगा, कौन पढ़ेगा इसको? कह लगे नहीं 3 को छापूंगा, रिजल्ट आएंगे 11-12 बजे तक, लेकिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक लोग आर्टिकल को पढ़ेंगे तो अच्छा असर होगा। तो उन्होंने 3 तारीख को छापा, और जैसा मैंने एंटीसिपेट किया था वो डिबेट चल पड़ी, क्योंकि हर बार हो जाती है। तो अब मैंने इसमें, इसमें, हाँ, अब इसमें आते हैं उसी सुझाव पे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जो आपने क्या सुझाव दिया, पहले आप बताइए, आप ही से सुने हम। एक तो जो सवाल जो जैसे आप इसको रूल आउट कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए वैलेट वाला या पर्ची, लेकिन जैसे अगर ये लोग कहते हैं, जो विपक्ष के नेता या दिग्विजय सिंह या बहुत सारे आरोप लगाने वाले लोग कह रहे हैं कि जो वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं उन पर्चियों की गिनती हो, और हर पर्ची की गिनती हो, दरअसल जितने हाँ जगह चुनाव हो रहे हैं उसको, तो हर हाँ, पर्ची। हाँ जी।
दो बातें इसमें कही जा रही हैं कि पर्चियों की गिनती तो होती ही होती है हर विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें 200 से 300 तक बूथ होते हैं, उनमें से 5 बूथ की पर्चियों की 100% गिनती तो होती ही होती है जी वो सुप्रीम होती है, कोर्ट। लेकिन वो सारे बूथों की बात कर रहे हैं कि टोटल वो वोट कह की गिनती है। वो सारे बूथों की बात कर रहे हैं। मैंने इसमें जवाब दिया है कि देखिए, बॉटम लाइन कि अगर हमको सारे बूथों की पर्चियां भी गिननी पड़े और उसके बाद नेशन कहे कि जी हम ट्रस्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के हम ट्रस्ट करते हैं, इसमें 6 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा, मैं तो इसको कर डालूंगा कि 100% गिनना, तो ताकि उसके बाद लोगों का मुंह तो बंद हो जाए। लेकिन मैंने ऑल्टरनेटिव भी दिया है कि मैं कि जी 100% की जरूरत है। मैंने क्रिकेट, पूरा हिंदुस्तान क्रिकेट क्रेजी है, उसमें डिसीजन रिव्यू सिस्टम, DRS सिस्टम है। उसमें क्या है कि आपको सिर्फ 2 अपीलें अलाउड है कि 2 बार आपको LBW या कैच गलत था, आउट का डिसीजन गलत है, आप सिर्फ 2 बार प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो वो थर्ड अंपायर उसको रीप्ले कर करके फैसला कर देगा। मैं ये कहता हूं कि साहब देखिए, टॉप 2 रनर्स अप कैंडिडेट 50 हो सकते हैं, 50 में से 48 तो बेकार के कैंडिडेट हैं जिनको 5 वोट 10 वोट मिलेंगे, उनकी वजह पे टाइम बर्बाद ना करें। लेकिन फर्स्ट रनर अप एंड सेकंड रनर अप जिसको लाखों वोट आ रहे हैं, वो अगर किसी मशीन पे उंगली रखे कि मुझे इस उंगली इस जगह पे शुबा है कि ये वोट तो ये गांव तो टोटली मेरा था और मुझे यहाँ पे 0 वोट या 1% आ रहा है, मुझे इसको गिनवाना है, तो सिर्फ आप 2 टॉप रनर्स अप को 2-2 मशीनें दे दीजिए कि जी 2 पे उंगली रख दो, तो सिर्फ 4 मशीनें गिननी पड़ेंगी, 5 भी नहीं गिननी पड़ेंगी। 4 मशीनों को अगर आप गिन लेंगे तो रैंडमली पिक मशीन में वो पकड़ा जाने का चांस कम होता है। जो पर्पसिवली सस्पिशन के बेसिस पे अगर वो मशीन से गिनेंगे तो 4, मैं तो आपका काम हल्का कर रहा हूँ, 5 के बजाय 4 बता रहा हूँ, करके देख लो। क्योंकि शुबा होने के जो कारण फिर उसमें खत्म हो जाएगा, जिस पे शुबा होता है उस मशीन को हम बात करें। अब LBW के 10% डिसीजन LBW के रैंडमली डिस्कवर किए जाएंगे, वो तो बेकार है। जिस पे डाउट है उसी को तो रिव्यू करना चाहिए। तो डाउटफुल मशीनों पे, और वो सब उसको बताने वाला कौन है, जो लूजर है, फर्स्ट लूजर एंड द सेकंड लूजर, उन 2 को आप कह दीजिए कि 2-2 मशीन इसमें से चुन लीजिए, तो काम तो कम हो गया। लेकिन अगर ये चीज किसी को समझ में नहीं आ रही, बहुत ज्यादा और अगर वो कहते हैं कि हर बूथ पर जितने भी बूथ है हर विधानसभा में पूरे सूबे में हर हाँ पर्ची की गिनती हो, तो क्या आप हाँ, ने कहा कि आप होते तो आप कर देते, तो उसमें मैंने फिर 2 दिन 3 दिन लगेगा, जैसे 30 साल पहले नहीं नहीं नहीं, इलेक्शन होते थे। गलत। एक तो ये मैंने इसमें लिखा है कि अगर हम्म, 100% गिनने पे भी मामला सुलझ जाता है और नेशन का ट्रस्ट आ जाता है, तो मैं तो कहूंगा 100% गिन दो। और लेकिन 2-3 दिन लगेंगे, ये बिल्कुल मोहमल बात है, ये बकवास हम्म, है। हम्म, पहले बैलेट पेपर से जब काउंटिंग होती थी 3 दिन में नहीं होती थी, वो हम्म, 1.5 दिन में। ये रात को, मैं रिटर्निंग अफसर था जगह जगह, 11 बजे रात को, 12 बजे रात को, 3 बजे रात तक वो आ जाता था। और बैलेट पेपर कितना होता था, अखबार के साइज का, और 50-50 60-60 कैंडिडेट। अब 50-60 कैंडिडेट में से उसमें से ये वोट अंजुम साहब का है, ये कुरैशी साहब का है, ये ढूंढने में 2-3 मिनट लगते हैं। जिस चिट की हम बात कर रहे हैं वो तो इस साइज की है भाईजान। इस साइड पे एक नाम लिखा हुआ है अंजुम का, एक पे कुरैशी का। ये अंजुम का है तो इस डब्बे में चले गया, कुरैशी का है तो इस डब्बे में चले गया। इसको गिनना बहुत आसान है। 4-6 घंटे लगेंगे, अगर 24 घंटे भी लगेंगे सो व्हाट। पूरी नेशन 2-2 महीने, 2.5-2.5 महीने फर्स्ट डे ऑफ पोल से काउंटिंग डे तक इंतजार करती है क्रेडिबल इलेक्शन के। कितने पेशेंटली इंतजार करती है, पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। और सिर्फ इसलिए कि क्रेडिट वर्दी इलेक्शन चाहिए, क्रेडिबल इलेक्शन चाहिए, तो इसलिए अगर इसकी 100% गिनने से मामला सुलझता है, तो बैलेट पेपर जाने का जो डिमांड है वो गलत है। तो लेकिन आप ये सुझाव दे रहे हैं कि अगर अपोजिशन पार्टीज या स्टेक होल्डर्स अगर कहते हैं कि वीवीपैट की सभी पर्ची गिनी जाए, मतलब पूरे विधानसभा या लोकसभा में, तो आप कह रहे हैं कि ये कर देना चाहिए, चाहे उसमें एक दिन लगे, मतलब ज्यादा अच्छा, वक्त लगे, 18 20 22 घंटे जो भी लगे। ये मैंने जो पहला सुझाव दिया था, अगर उसको रूल आउट करें कि सिर्फ 4 गिननी है आपने जिस पे उंगली रखी गई, उसको अगर रिजेक्ट किया, तो उसके बाद नेक्स्ट सुझाव है कि 100% भी गिननी पड़े तो सो व्हाट, कर लो। लेकिन नेशन का ट्रस्ट डिस्ट्रॉय न होने दो।
अदरवाइज हम किसी अफ्रीकन बनाना रिपब्लिक की तरह ना हो जाएं, उसको हमें करना। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड गोल्ड स्टैंडर्ड दुनिया के इलेक्शन का हम माने जाते हैं, उस पे आंच आए ये नहीं होने चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज मैंने इस वीवीपैट मशीन में एक इंप्रूवमेंट सजेस्ट की है, क्योंकि हाँ, वो भी वीवीपैट, बताइए। वो भी बताता हूँ। देखिए, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसमें दो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। एक तो वोटर की वेरीफाइबिलिटी और पेपर ऑडिट की, जिसकी ट्रेल यानी जिसके जरिए आप जुर्म के तक या ठीक है कि गलत है पहुंच सकते हैं। दो बातें हैं इसमें। ना वोटर वेरीफाइबल अभी फिलहाल क्या किया है कि जब आप बटन दबाएंगे तो प्रिंटर के ऊपर एक स्क्रीन पे आपका चुना हुआ कैंडिडेट आ जाएगा, 7 सेकंड तक रहेगा। तो वो 7 सेकंड में बहुत से लोग 7 सेकंड में वो नहीं देख पाते, क्योंकि जब आप एंटर करते हैं पोलिंग बूथ में, मैं भी जब करता हूँ, सीईसी ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी रहने के बाद मैं भी जब वोट देने जाता हूँ, मैं भी थोड़ा सा नर्वस होता हूँ वोट देते वक्त। और मैं स्ट्रेट अवे मेरी मशीन के ऊपर कि ये 7 सेकंड में पे निगाह डालू नहीं होती। बाय द टाइम इधर उधर देखने के बाद मैं पहुंचू, उस बीच में वो निकल के कट के नीचे जा चुका होता है। इसलिए एक तो इसका इलाज मैंने सजेस्ट किया है कि आप मशीन पे वोटर वेरीफाइबली तो चाहिए ना, कि वोटर संतुष्ट हो जाए कि यस मैंने इसी पे बताया था कि 2 बटन इसे अगली जनरेशन में जो मशीन बनाए उसमें 2 बटन लगा दीजिए, एक लाल बटन और हरा बटन। अगर ये आपके ही चुना हुआ कैंडिडेट मशीन पे आ गया तो आप हरा बटन दबा दीजिए कि यस इट इज अप्रूव्ड, और फिर वो पर्ची कट के नीचे जाए जब आपने बटन दबा दिया। तो वोटर की वेरीफाइबिलिटी, जो वोटर वेरीफाइबल है ना, वो बिल्कुल पक्की और फुल प्रूफ हो जाती है कि वोटर ने तो कह दिया वोटर कि दो यस जगह उसने बटन बटन दबा दबा रहा दिया। है, एक जगह ईवीएम पर बटन दबा रहा है, एक जगह वहां वीवीपैट पर बटन दबा रहा है वेरीफाई करने के लिए। दबा रहा है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ ये बताने के लिए कि यस ये जो स्क्रीन पे नाम आया है यही मैं इसी को मैंने चुना था, ये सही है, सच है। तो उस पर वो दबाए, तो उसके बाद वोट कट के चला है, तो वोटर की वेरीफाइबिलिटी फुल प्रूफ हो गई। लेकिन अगर आप बटन उसने किसी पे दबाया था और किसी और का फोटो आ गया वहां पे, तो वो लाल बटन दबाएगा। लाल बटन दबाएगा तो पूरे इलेक्ट्रो बूथ में अलार्म बजना चाहिए और फौरन इलेक्शन को रोक देना चाहिए कि ये मशीन तो गड़बड़ है। और फिर उस बूथ की 100% काउंटिंग या उस मशीन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक दफा जब मशीन ने गलत दिखा दिया तो ये एक टेक्निकल इंप्रूवमेंट जो मुश्किल नहीं है। चलिए अगली जनरेशन में जो मशीन बनेगी, मशीनें तो बनती रहती हैं, उस पर शुरू कर दीजिए। इन एग्जिस्टिंग में अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो सके तो आगे से कर दीजिए। आज एक बात आपने थोड़ा पहले सवाल किया था कि जिसका माइंड में मेरे अभी वो है कि पहले हम एक तो हम टेक्निकल सिक्योरिटी की बात करते थे ईवीएम की, दूसरी हम कस्टोडियल सिक्योरिटी की बात करते थे कि फैक्ट्री से लेके बूथ तक और उसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम में हमेशा मशीन गार्डेड होती है और 3 टियर सिक्योरिटी से गार्डेड होती है। 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी होते हैं और सीसीटीवी कैमरा होते हैं, कभी प्राइवेट हाथ में जाती भी नहीं है। जो फर्स्ट लेवल चेक का जिसका मैंने जिक्र किया कि हर मशीन देखी जाएगी कि भाई चालू है, ठीक है, इस्तेमाल के लायक है, ये भी हमारे फैक्ट्री के इंजीनियर आके करते थे। अब पिछले दिनों से ये मैं सुन रहा हूं कि ये चीज आउटसोर्स की जा रही है, और बल्कि किसी गुजरात की कंपनी, किसी बंबई की कंपनी, किसी किसी का नाम आता है। दैट मीन ये मशीन प्राइवेट हाथों में जा रही है। तो ये अगर 78 FAQ में ये है तो मुझे बता दीजिए। मैंने FAQ नहीं पढ़ा है लेकिन मैं पढ़ना चाहूंगा। मेरे लेकिन ख्याल से उस एफएक्यू में नहीं है, मेरे सामने खुला हुआ है एफएक्यू हाँ, ईवीएम के बारे ये में तो तो मैं भी जरूर था। जानना चाहूंगा कि क्या ये मशीन प्राइवेट हाथों में किसी वक्त भी जाती है? अगर वो जाती है तो फिर ये क्वेश्चनेबल चीज हो गई, क्योंकि हम तो, मैंने खुद सैकड़ों बार ये कही है कि जी एक इसकी कस्टोडियल सिक्योरिटी है, प्राइवेट हाथ में जा ही नहीं सकती। और यहाँ अगर हम उसको टेस्ट के लिए और नेहरू प्लेस से लाके या किसी और जगह से लाके लोगों के हाथों में मशीनें दें कि जरा टेस्ट कर लो, तो वो उसमें तो उसमें कुछ टिंकरिंग अगर करना चाहें संभव हो ये वो तो, लेकिन प्राइवेट हाथ में जाना तो हमारा जो क्लेम है उसको तो झुटला देता है ना ये। तो इस क्लेम के ऊपर फुल प्रूफ आंसर तो मुझे भी चाहिए। मैं लेकिन FAQ थ्रू आप जैसे करें प्राइवेट हाथों में
मशीन नहीं जानी चाहिए, इस तरह की कोई आशंका आपको लगी क्यों? ये एक बार फिर से दर्शकों को समझने के लिए आप बताइए। नहीं, क्योंकि मैंने अखबारों में ही पढ़ा, हाँ, कि जी साहब ये नामों के साथ उस कंपनी को दिया, उस कंपनी को दिया कि ये आउटसोर्स किया, कि क्योंकि इतने इंजीनियर तो इन कंपनी के पास होते नहीं। और कंपनी भी क्या करती थी, कंपनी के पास इतने हजारों इंजीनियर थोड़ी एम्प्लॉयड होते हैं। वो भी नेहरू प्लेस जाके वो देखते हैं कि भाई बच्चे जो थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग जानने वाले हैं, आ जाओ भाई तुम 1 महीने के लिए हमारे, 2 महीने के लिए आ जाओ, हमारी मशीनें टेस्ट कर दो। लेकिन दे वर ट्रीटेड एज एम्प्लॉइज ऑफ द कॉर्पोरेशन। यहाँ तो बिल्कुल ही टोटली अगर आउटसोर्स किया जा रहा है, ये मैंने चूंकि मीडिया में ही पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, तो इसका ट्रूथ जानना चाहूंगा, मैं भी जानना चाहूंगा, मैं भी सिटीजन हूँ, कि ये अगर ये गलत है तो इसको डंके की चोट इसको गलत बताया जाए और डिक्लेयर किया जाए, और अगर इसमें सच है तो इसको एक्सप्लेन किया जाए। एक और चीज बताइए, अगर आप करें प्राइवेट हाथों में अगर मशीन जाती है, मैन्युफैक्चरिंग या किसी ढंग से भूमिका होती है, तो आपको लगता है गलत है? फिर ये जो आरोप अगर ईवीएम पर लगता है, फिर ये बात तो ये भी हो सकता है ना, बीईएल या ईसीसीआईएल में भी कोई मैनेज कहीं पीछे कर रहा हो। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि ये सब आरोप लग रहे हैं, हाँ, इसलिए चूंकि आप ही उसका जवाब दे सकते हैं। नहीं नहीं, उसी लिए मैंने बताया ना कि एक तो हमारे जो 5 आईआईटी के डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी के 5 प्रोफेसर जो इसके हैं वो इस सिक्योरिटी को देखते हैं। सेकेंडली इसमें जो रैंडमाइजेशन प्रोसेस है, क्योंकि किसी पार्टी का फिक्स बटन नहीं है, कि वरना तो पार्टी का भाई पहला बटन हमेशा बीजेपी का होगा, दूसरा कांग्रेस का होगा, तीसरा एसपी का होगा, चौथा उसका होगा, ऐसा नहीं है। बटन जो असाइन होता है विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपके नाम, पहले नाम पे योर अजीत अंजुम, तो ए, और तो इसलिए आपके के नाम के ऊपर बटन का नंबर आएगा। आपका नाम अगर जेड से शुरू होता है तो बॉटम बटन आपका होगा। तो आपके नाम से हम पहले से प्री डिजाइन कर ही नहीं सकते कि वो मशीन कहाँ जा रही है। अगर हमने कर भी दिया कि ए बटन हमेशा इस फला को जाएगा, पहला बटन, तो वो बटन पे नाम किसका होगा, ये वो उसकी तो कोई गारंटी, वो तो रैंडमली लोकल फैसला होना है कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो इसलिए वो संभवतः नहीं है। एक इंसिडेंट जरूर लोग याद दिलाते हैं कि साहब एक हरि प्रसाद होते थे, जिन 3 लोग थे जो पूरी दुनिया में जो ईवीएम को गाली देते थे। तो उन हरि प्रसाद ने एक मशीन दिखाई और बीबीसी पे भी उसकी रिपोर्ट दिखाई कि देखो मैंने एक मशीन निकलवाई है कहीं से, और उसमें मैं मैनिपुलेट करके दिखाता हूँ कि रिजल्ट वोट पड़े इतने और रिजल्ट कुछ और दिखा रहे हैं। और लेकिन उसमें ये निकला कि जो चिप में रिजल्ट नहीं चेंज हुआ, उसके सिर्फ डिस्प्ले को मैनिपुलेट किया उन्होंने। बहरहाल सवाल ये हुआ कि ये मशीन प्राइवेट हाथ में गई कैसे, जिसको हम क्लेम करते हैं कि 20 लाख की 20 लाख मशीन 3 टियर सिक्योरिटी में हमेशा रहती है। हमने इन्वेस्टिगेशन की, वो बंबई की कलेक्ट्रेट से गई थी, वहां के डिप्टी कलेक्टर को सस्पेंड किया गया, अरेस्ट किया गया। फिर हमने एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि ये स्टोलन प्रॉपर्टी को हिसाब दिखा रहे हैं। मेरा अगर मुझे दफ्तर से ये फोन मिला है और ये चोरी हो जाए, तो मैं कि चलो हो गया, कोई बात नहीं, चोरी हो गई, कोई बात नहीं, आ जाएगा। नो, इट इज नॉट माई डिस्क्रेशन, सरकारी प्रॉपर्टी है, एफआईआर तो मुझे लिखवानी पड़ेगी। तो मैंने एफआईआर लिखवाई कि जी हमारी एक मशीन चोरी हो गई, जो एक साहब हरि प्रसाद टीवी पे दिखा रहे थे। ऑथेंटिक मशीन थी, बम्बई की मशीन थी, हमारी मशीन थी। तो ये चोरी का माल है, कहाँ से आया? तो पुलिस पहुंच गई इनके पास कि भाई तुम चोरी का माल दिखा रहे थे, बताओ तुम्हारे पास आई कहाँ से। उसने कहा नहीं बताऊंगा। तो 10 दिन उसके लिए उसको अंदर कर दिया जेल में। 10 दिन के बाद पुलिस भी थक गई, उसको छोड़ दिया। उसने बताया नहीं, जिद्दी था, उसने नहीं बताया। लेकिन ये कहना कि जी हमने ईवीएम की वजह से उसको अंदर किया, ये गलत है। हमने एफआईआर सिर्फ एक चोरी का माल, कि हमारी मशीन चोरी कैसे हो गई। तो एक तरफ तो हम ये चोरी करने वाले को हम 10-10 दिन जेल में भेजें, दूसरी तरफ हमारी मशीनें आउटसोर्स किए हुए इंजीनियरों के हाथों में 10-10 दिन, 15-15 दिन, 2-2 महीने रहे। इस क्वेश्चन को उस 78 एफएक्यू में होना जरूरी है, वरना 79 और 80 पे ये जवाब भी आना चाहिए।
अब एक सवाल और, आखिरी सवाल, अगर उसके बाद भी आपको कुछ कहना हो कहिएगा। आखिरी सवाल कि जो चाहे कांग्रेस लीडर हो, दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, या ऐसे कुछ एक्टिविस्ट एडवोकेट जो बीते 1 महीने से कभी प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी डमी ईवीएम या वीवीपैट के साथ डेमो कर रहे हैं, कभी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, कभी कुछ, इन सब लोगों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन हमें 20 या 10 या 50 ईवीएम दे और हम उसको हैक करके दिखाएंगे, हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे और ये ईवीएम हैक करने का मौका दे हमें इलेक्शन कमीशन। अगर आप चुनाव आयुक्त होते, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो क्या आप वो मौका देते उनको और कहते हाँ आओ हैक करो? हालांकि 2017 में ऐसा किया गया था, कोई आए नहीं थे, लेकिन अब कह रहे हैं अब हमें फिर से मौका दो, हम आना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम तो वही करेंगे जो हमने उस वक्त भी किया था, 2009 में भी किया था कि भाई आप जरूर हैक कीजिए। हमने बुलाए थे कि अगर कोई ये दिखा देता है हैकिंग हो सकती है तो हम उसको शुक्रिया करेंगे, उसको लड्डू खिलाएंगे, उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, क्योंकि हमारा काम भी बेईमानी रोकना है और वो भी बेईमानी रोकने के इंटेंशन। हम उनको अपने बुलाएंगे, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि हमारे सामने हमारे सीसीटीवी कैमरास और हमारी मौजूदगी में तुम इसको 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, ये करके दिखा दो। तो उस पे वो कोई राजी नहीं हुआ कि साहब हम बगैर छुए तो हम कर नहीं सकते, हम जादूगर थोड़ी हैं। तो हमने कहा भाई इसी तरह तो बगैर छुए तो अगर आप ये कह रहे हो हैकिंग हो रही है तो वो हैकिंग कैसे हो रही है हम आपको दे देते हैं। ओनली थिंग इज हम हमारे सामने और हमारे कैमरा के सामने करो। तो वो उस पे वो लोग राजी नहीं हुए थे। आज भी हम वही ऑफर करेंगे कि आप कर लो इस पे। तो मतलब अगर चुनाव आयोग से वो कह रहे हैं कि हमें 50 ईवीएम दो, हम हैक करके दिखाते हैं अपने टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ, तो आप कह रहे हैं चुनाव आयोग को ये मौका देना चाहिए, आओ और हैक करके दिखाओ, बजाय इसके कि चुनाव आयोग एकदम उनकी तरफ से इग्नोरेंट रहे कि नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। बजाय इसकी कि आके 50 मशीनें ले जाओ, अपने घर ले जाओ और 15 दिन बाद आ जाना, हमारे सामने 50 दिन 100 मशीनें ले लो और 100 दिन ले लो, लेकिन हमारे सामने, हमारे सीसीटीवी कैमरे के सामने आप इसको ये करो, क्योंकि कस्टोडियल सिक्योरिटी तो है, क्योंकि हमारी मशीन अनगार्डेड किसी के हाथ में कभी नहीं जाती। एक गई थी, वो जेल गया था, आज तक उसको 10-15 साल हो गए, उसको लोग कोट करते हैं। एक मशीन 20 लाख में से, तो कस्टोडियल सिक्योरिटी तो बड़ी इंपॉर्टेंट हमारा एक सिक्योरिटी चेक है। तो चुनाव आयोग तो इससे भी बच रहा है, इस तरह की चुनौतियों को भी रिस्पॉन्ड करने से बच रहा है। आज क्यों चुनाव आयोग बच रहा है? कहे कि हाँ आओ और हैक करके दिखाओ, हमारे सामने चुनाव आयोग में आओ, कैमरे लगे होंगे, सीसीटीवी कैमरा होगा और हैक करके दिखाओ, ताकि उनका मुंह तो बंद हो जाए जो कह रहे हैं हम हैक करके दिखाना चाहते हैं, हमें 50 मशीन या 20 मशीन को। क्वाइट राइट। देखिए अगर वो मुहम्मल बात भी कोई कर रहा है और गैर जिम्मेदाराना भी वो कर रहा है, लेकिन उसको संतुष्ट करना और उसको चुप करना तो इलेक्शन कमीशन के ही इंटरेस्ट में है कि वो बुला के समझाए। क्यों नहीं बुला के समझा सकते? तो यही चीज जो मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन उनका अपना एक विजडम होगा, अपना कोई रीजन होगा कि जिस वजह से उनको ये ठीक नहीं लग रहा। 9 पेज के चिट्ठी के जवाब दे सकते हैं, तो अरे भाई आधे घंटे बुला के सामने समझाते और बताओ तुम्हें कोई शिकायत है, हम तो उनको हर बात का कन्विंसिंग जवाब देते। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कुरैशी साहब, और 1 घंटे की लगभग हमने बात की, विस्तार से हर पहलू के बारे में आपने बताया भी। आपने कुछ चिंताएं, आशंकाएं जो हैं उसको भी अपने हिसाब से दूर किया, लेकिन आपने ये भी बताया कि चुनाव आयोग को की ड्यूटी है भरोसा बहाल करना, जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी ऐसी बात कर रहे हैं, उनसे मिले, संवाद कायम करना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि उनको सिर्फ चिट्ठी लिख दें या चिट्ठी लिखने में भी देर लगाएं और शक को हवा में तैरने दें। बहुत बहुत शुक्रिया एसवाई कुरैशी साहब, इसी ढंग से, खुले ढंग से आप बात करते रहे और ऐसे फिर हमारी मुलाकात होगी, बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, नमस्कार। दर्शकों को भी शुक्रिया, नमस्कार। मैं इसलिए एसवाई कुरैशी साहब को मैंने आमंत्रित किया ताकि बहुत सारे सवाल जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एडवोकेट या लीडर्स उठा रहे हैं, वो सारे सवाल का जवाब चुनाव आयोग दे सकता है, चुनाव आयुक्त दे सकते हैं, जो दे नहीं रहे, लिखित फॉर्म में जरूर दे रहे। इसलिए हमने जो पहले चुनाव आयुक्त रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एसवाई कुरैशी साहब, उनको मैंने आमंत्रित किया। बहुत बहुत शुक्रिया।